वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। तो निबंध पर चर्चा करेंगे आज आपका बिहार जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और निबंध आपको जो एक परिभाषिक तौर पर जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हिंदी का, उसमें भी धीरे धीरे आपको हिंदी के प्रश्न के बारे में नोट्स देना शुरू कर दिया, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पहला जो हम बात करने जा रहे हैं आज निबंध के ऊपर, ठीक है। निबंध का मतलब बेसिकली होता क्या है, आपका 40 मार्क्स का है, ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 40 मार्क्स का है। तो निबंध का मतलब क्या होता है कि मतलब एक गद्य शैली सुना होगा आपने और एक पद्य शैली सुना होगा, ठीक है। गद्य और पद्य, बेसिकली पहले पद्य था, मतलब पद्य किसी भी बात को कहने का या अपनी बात को रखने का माध्यम है, कविता रूप में या कहानी टाइप में, कविता रूप में जैसे पद लिखे जाते थे, इस तरीके से 4 पद हो गए, फिर दूसरे पैरा में 4 पद हो गए, तो ये क्रम था। लेकिन गद्य में क्या हुआ, इसने सारा इसका स्थान लगभग ले लिया। गद्य अर्थात उसमें कह सकते हैं कि जो बात रखने का माध्यम है वह पद के माध्यम से ना होकर एक सरल भाषा में रखने का वो माध्यम हो गया। आपने देखा होगा जो भी आपकी गद्य शैली होती है, आपके निबंध हो या कोई भी किसी की जीवनी हो, ठीक है, वे सभी क्या हैं, गद्य शैली में आती हैं। गद्य शैली से मतलब क्या है कि जो लिखने का क्रम है वह आपका एक सीधा है, सार्थक है। इस तरीके से नहीं है कि 4 लाइनें जैसे कविता टाइप में होती हैं, ये अगले पैराग्राफ में और ये अगले, ऐसे टाइप में नहीं। तो गद्य शैली में ही आपके निबंध लिखे जाते हैं। बेसिकली निबंध जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है नियम से बंधा हुआ, ठीक है। निबंध मतलब नी प्लस बंध, नियमों के तहत बंधा हुआ। वैसे जो नी उपसर्ग होता है, नी जो उपसर्ग होता है ना, उसका मतलब निगेटिव सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए कि निबंध मतलब जो नियमों के तहत एक गद्य रूप में रचना की गई होगी, वही क्या होगा, आपका निबंध होगा। निबंध किसी भी विषय पर हो सकता है, सामाजिक मुद्दे पर हो सकता है, ठीक है, कोई समसामयिक मुद्दे पर हो सकता है, हमारी संस्कृति के ऊपर हो सकता है, हमारे कुछ वर्तमान में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि या कुछ व्यापार चीज़ें चल रहे हैं उसके ऊपर हो सकता है, या कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है, जैसे चैट GPT बहुत चल रहा है आजकल, इसके ऊपर हो सकता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है। तो निबंध की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। साहित्यिक निबंध अलग होता है, समसामयिक निबंध अलग होता है, और जो एक होते हैं ना नियत निबंध, मतलब कह सकते हैं कि जो स्वरूप जिनका सेम ही रहता है लगभग, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण निबंध एक निश्चित शैली में लिखा जाएगा, उसमें कुछ परिवर्तन होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन होता ही रहता है अक्सर। तो ये सभी क्या है हमारे मतलब निबंधों के प्रकार हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब जो इसमें हम करने जा रहे हैं निबंध में, इसकी जो मोटा मोटी बातें हैं उनको जान लेते हैं पहले कि हाँ हम क्या क्या इसमें सीख सकते हैं। तो निबंध का अर्थ आपने देख लिया कि नियमों के तहत बंधा हुआ या अच्छे प्रकार से बंधा हुआ, ठीक है। और निबंध हमेशा गद्य शैली में लिखा जाता है। ये कोई आपको इसमें नहीं लिखना है एग्जाम में कि ये कौन सी शैली में लिखा था कौन सी नहीं, ये एक पृष्ठभूमि आपकी तैयार होती है निबंध को लिखने से पहले कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एक पृष्ठभूमि, किसी भी चीज़ की पृष्ठभूमि होना ज़रूरी होता है, ठीक है। निबंध में शब्दों का संयोजन और विचारों का संयोजन, भावों का संयोजन, मतलब जो भी शब्द हैं, विचार हैं, शब्द, विचार, भाव, ठीक है। क्या क्या उसमें हम तार्किक शब्द डाल सकते हैं, क्या क्या विचार अपने रख सकते हैं, और क्या क्या उसमें भाव हो सकते हैं उसके निबंध के। तो ये क्या होता है, निबंध का ही एक रूप में उसको ढाल दिया जाता है इन शब्दों के द्वारा, ठीक है। मतलब आपस में एक सुव्यवस्थित तरीके से बंधे हुए होते हैं या गुथे हुए होते हैं, तभी तो निबंध का रूप लेते हैं। उसमें शब्द भी होंगे, विचार भी होंगे, भाव भी होंगे, ये सभी क्या होते हैं, निबंध के ही आप कह सकते हैं इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। निबंध की विषय वस्तु एक नियमित दिशा में होती है। नियमित दिशा से क्या मतलब है कि आपने ये नहीं कि पहले पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा और उसको दूसरे पैराग्राफ से बिल्कुल कट कर दिया। मान लीजिए पहला पैराग्राफ में आप उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे निबंध की,
कि आप किसी भी निबंध को लिखेंगे थोड़ा उसके बैकग्राउंड में भी जाना ज़रूरी होता है, मतलब एक पृष्ठभूमि ज़रूरी होती है बनानी। अगर हिस्ट्री बेस पर निबंध है तो उसकी तो पृष्ठभूमि ज़रूरी है। अब महिला सशक्तिकरण से कुछ निबंध है तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा आपको कुछ ऋग्वैदिक काल वगैरह, या आप कह सकते हैं कुछ पूर्व वर्षों में 200-300 वर्ष पहले कुछ स्थिति तो दर्शानी पड़ेगी ना, कि जिससे लगे कि हाँ कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पृष्ठभूमि तैयार की और यहाँ पर उसकी एकदम योजनाओं पर आ गए, तो कहीं ना कहीं गैप हो जाता है। तो गैप हमें ये नहीं रखना है। अगर हमने यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार किया तो फिर उसी के अनुरूप हम बढ़ेंगे कि अब उससे आगे क्या हुआ है, जो प्रीवियस मतलब जो पिछली समयावधि थी उससे आगे क्या हुआ है, फिर उस पर क्या अमल किया जा रहा है या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। ठीक है, एकदम से ये नहीं कि हमने किसी निबंध में आपका यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार की, ठीक है, और हमने फिर यहाँ पर योजनाएं वगैरह लिख दी, तो पृष्ठभूमि से संबंधित ही आपने यहाँ पर उसका विस्तार किया और फिर भविष्य में क्या हो सकता है। अंत में जैसे हम पूछते हैं ना किसी भी निबंध के कि भविष्य में क्या करने की प्लानिंग है। ठीक है, अभी और देख लेते हैं। निबंध में तर्क, प्रसंग, विश्लेषण, अबोध क्षमता, मानसिक योग्यता आदि का समावेश होता है। तो जाहिर सी बात है आपके उसमें तर्क देखे जाएंगे, प्रसर्ग देखे जाएंगे, अबोध क्षमता, आपकी क्षमता उस दायरे में सोचने की कहाँ तक की है, यही तो निबंध का प्रकार है। आप उसमें कैसे तर्क दे सकते हैं, ठीक है, आपकी अबोध क्षमता क्या है उसके प्रति सोचने की, या जो इशू चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, आप उसको कैसे मतलब समझा सकते हैं अच्छे से। तो ये क्या है, सभी विश्लेषण कैसे कर सकते हैं आप अच्छे से अच्छा, तो ये आपका निबंध में ही सब आता है। ठीक है, निबंध लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, जो निबंध लेखन है उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर हम बात करते हैं, निबंध लेखन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, निबंध लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण, ये महत्व ऐसे लिखा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, अब ये क्या है साहब, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, कोई हार्ड नहीं है। बस किसी भी निबंध को लिखने के लिए एक नॉर्मल हमें अपनी प्रिपरेशन होना ज़रूरी है कि हम किसी विषय पर लिखें तो कैसे लिखें, किन किन बातों का ध्यान रखें। अभी तक हमने क्या देखा है कि निबंध क्या है, निबंध एक नियमों के तहत बंधा हुआ, ठीक है, नियमों के तहत बंधा हुआ एक गद्य शैली को ही निबंध आप कहते हैं। निबंध में आप देखेंगे कि जो आपका विश्लेषण है, अबोध क्षमता है, तार्किक क्षमता है, उसका समावेश वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे आपका निबंध जो होता है ना उसमें हेडिंग्स को बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं, हेडिंग, ठीक है, कि हेडिंग लिखें या नहीं लिखें, हेडिंग्स जो होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर एक अच्छे रूप में निबंध लिखना है तो हेडिंग्स का तो आप विचार निकाल दीजिए, वो बात अलग है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को समझाना है या कोई योजनाएं हैं तो उनका जिक्र आता है, कोई योजना आई तो उसको लिखना है थोड़ा, तो हेडिंग डाल दी। लेकिन प्रस्तावना वगैरह जैसे शुरू में ही प्रस्तावना डाल दी, ठीक है, प्रस्तावना ना लिख करके आप एक पैराग्राफ ऐसा बना दीजिए ना शुरू में ही 7-8 लाइन का या 6-7 लाइन का, जिससे लगे कि हाँ इसमें उसकी पृष्ठभूमि को, प्रस्तावना होती क्या है बेसिकली, प्रस्तावना मतलब कि उसकी एक आपने दर्शाने की कोशिश की गई है कि विषय क्या है, ठीक है, मुद्दा क्या है, प्रस्तावना मतलब मुद्दा क्या है, आपने उसको बताने की कोशिश की है। आप जब बढ़ेंगे तो उसके मुद्दे के क्षेत्र जो उसका विस्तार है उस पर जाएंगे फिर, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़े फिर वो करेंगे, क्या क्या निगेटिव प्रभाव है फिर वो करेंगे, और जो उसका मूल सार है जो अंत में हम करते हैं दूरगामी या दूरदर्शी सोच से अकॉर्डिंग जो भी उसमें हो सकता है भविष्य को लेकर के, फिर वो उसका प्रदर्शन हम करते हैं। तो प्रस्तावना में बेसिकली आप ये ना लिखें कि जैसे कोई भी पेज हुआ आपका, जैसे यह पेज है आपका पूरा पेज है, आप इसमें प्रस्तावना अलग से हेडिंग डाल रहे हैं, ये छोटे बच्चे मतलब आप कह सकते हैं, वैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स भी, अब हाथ तो रोक नहीं सकते, लेकिन एक जो सही तरीका है वो यही है कि आप निबंध को बिना हेडिंग डाले लिखें। ठीक है, बीच में आप किसी विषय को लेकर के कोई योजनाएं वगैरह इस तरीके से हेडिंग बना सकते हैं। कोशिश करें कि पैराग्राफ के माध्यम से लिखें। आपने इस पैराग्राफ में मान लीजिए 6-7 लाइन आपने प्रस्तावना की क्या क्या है क्या नहीं, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी तैयार कर दी और इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया। जैसे अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो गैप है लाइनिंग का, ठीक है,
ये लगभग सेम रहना चाहिए, ठीक है। और एक और ध्यान देने की बात है कि जैसे हमारा ये गैप है, लगभग इतना अंतर तो थोड़ा रखना चाहिए। इधर से आप मिला के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर से आप मिलाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा गैप बनाकर रखें, ठीक है। इस तरीके से उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। और एक ही लाइन में आपकी कॉपी बड़ी है तो 6-7 शब्द या 8, इससे अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। जो निबंध की एक तरीका है उसी को फॉलो करें। ये नहीं कि एक शब्द आपने मान लीजिए एक लाइन बिल्कुल इससे मिला दी और एक लाइन यहाँ पर छोड़ दी, ठीक है, फिर दूसरी लाइन ऐसे मिला दी, तो ये थोड़ा सा क्रम जो है वो सुव्यवस्थित क्रम नहीं होगा, ठीक है। एक क्रम होना चाहिए जो तार्किक क्रम हो, मतलब इधर से सेम है तो इधर से भी सेम है। अगर आपको इसमें संदेह लगता है, जैसे कॉपी में आपका लाइनिंग होती है, नहीं होती है, तो आप इस प्रकार से 2 लाइन को खींच करके और यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ आपका बेसिकली इसमें बात क्या है, प्रस्तावना क्या होती है, इस प्रकार से, ठीक है। 40 नंबर का निबंध है, सही करके कर लेंगे तो बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर लेंगे। और ज़्यादा फिर निबंध पे फोकस करने के लिए इसलिए कह रहे थे आप, क्योंकि निबंध 40 नंबर का है, अब निबंध पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। सर नोट्स में निबंध का फॉर्मेट भी होगा क्या? फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट तो कुछ नहीं, ठीक है, मैं बताया दूँ। फॉर्मेट वगैरह चलते हैं, ये पत्र वगैरह में चलते हैं ज़्यादा, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह प्रिंस राज जी ये पत्र वगैरह में चलते हैं कि पत्र का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक है। निबंध में क्या फॉर्मेट है? निबंध के तो आप किसी निबंध को आप उस तरीके से कहना चाह रहे हैं, जैसे कुछ निबंध हम डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं, इस तरीके से उसका कुछ निबंध ऐसे होते हैं जैसे कोरोना का प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा है, रोजगार पर पड़ा है, शिक्षा पर पड़ा है, इस तरीके से। तो बेसिकली आप हेडिंग्स मतलब जो पैराग्राफ है उसके माध्यम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझाना चाह रहे हैं, जैसे ये बनाया कोरोना के प्रभाव, आप उसको वैसे भी लिखेंगे, फिर भी कोरोना प्रभाव शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है, या स्वास्थ्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में। तो ऐसे जो डायग्राम होते हैं वे निर्भर करते हैं, या आप जो बोल रहे हैं वे उसकी कंडीशन पर निबंध कैसा है, ठीक है। और आप कैसा भी निबंध है अगर पैराग्राफ के माध्यम से लिखते हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। और कुछ बातें इसके बारे में जानते हैं, बेसिकली बातें हैं, बाकी तो निबंध तो याद करने पड़ेंगे ही, मैं ऑडियो फॉर्म में भी उनको आपको करा दूंगा, ठीक है। प्रस्तावना अर्थात विषय का परिचय होता है, बिल्कुल 1000 शब्दों के निबंध आप 3 से 4 लेखांकित। अब देखिएगा, अंडरलाइन शब्द सुना होगा, अंडरलाइन मतलब जो रेखांकित करने होते हैं शब्द, रेखांकित। तो अब ये भी ज़रूरी है, इससे भी एक अलग इम्पैक्ट जाता है सामने वाले पर कि रेखांकित कौन सा शब्द करे कौन सा नहीं। कोशिश करें जब भी आप पैरा में निबंध लिख रहे हैं, पैराग्राफ में निबंध लिख रहे हैं, जैसे एक पैराग्राफ में 2 या 3 शब्द ही अंडरलाइन करें, कोशिश करें 2 तक ही उसको सीमित रखें, ठीक है। एक पैराग्राफ में 2 या 3, 2 तक ही सीमित रखें, 3 भी नहीं बोलेंगे हम इसको, 2 शब्द तक ही सीमित रखें, ठीक है। जो आपका अंडरलाइन है 2 शब्द को आप करें वहाँ पर। जैसे कोई भी शब्द आया प्रस्तावना में, आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। कुछ आपने उसमें सन वगैरह से जिक्र किया है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि रेखांकित लाइन करने का भी अपना एक अलग ही निबंध का तरीका होता है, उसको अच्छे से दर्शाने का, ठीक है। तो रेखांकित लाइन का भी आपको ध्यान रखना होता है कि हम रेखांकित लाइन कितनी करेंगे कितनी नहीं करेंगे। ये नहीं कि पैराग्राफ लिखना शुरू और हर लाइन पे अंडरलाइन करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। आप ऑलरेडी ही रिटन की तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें लिखते होंगे, नोट्स वगैरह भी लिखते होंगे, अपना प्रैक्टिस भी करते होंगे, तो कोशिश करें उनमें भी अगर आदत नहीं है तो कोशिश करें कि अगर कोई इम्पोर्टेंट ऐसा नाम आया है, ऐसा कोई स्थान का नाम आया तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, ये रेखांकित लाइन की बात हो गई आपकी। और अब जो हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, निबंध लेखन से पहले, हाँ एक और चीज़ है, आप जब निबंध लिखें तो उससे पहले ना, जैसे टाइम तो काफ़ी कम होता ही है, लेकिन कोशिश करें आप इतना विचार फिर भी सोचेंगे अगर बीच में अटक जाते हैं निबंध लिखते हुए, तो एक रफली पेज भी होता है, उस पर ना एक निबंध जैसा आपको कुछ लिखना है, महिला सशक्तिकरण पर लिखना है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर।
आप सोचेंगे कि आपको उसमें पहले क्या लिखना है, कि पहले हमें उसमें कोटेशन देनी है अच्छी सी, उसको शॉर्ट में लिख दें QU, मतलब क्या लिखना है पहले कोटेशन, फिर उसका संदर्भ मतलब प्रस्तावना में क्या लिखना है, थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है। फिर हम उसमें क्या करेंगे कि धीरे धीरे उसमें उसको लिंक करेंगे हमारे वर्तमान कंडीशन से, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे वर्तमान कंडीशन भारत की क्या है, योजनाएं वगैरह से उसको लिंक करेंगे। कुछ एक्ट हैं आपके याद हैं, जुडिशरी वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट निबंध में ये भी होता है, कोई सा भी निबंध आ रहा है, जलवायु से रिलेटेड आ रहा है, महिला से रिलेटेड आ रहा है, अगर आपको एक्ट पता है तो उसको ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करें, ज़रूर उसको फिल्ड करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। योजनाएं वगैरह क्या चल रही हैं या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव उसके क्या हैं योजनाओं के, और फिर मतलब जो एक आप दूरगामी उसका प्रभाव क्या होगा या भविष्य की राह क्या होगी भविष्य, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा मोटा माटी एक आप किसी लास्ट पेज पर रफली पेज पे लिख लेंगे ना, तो आपको निबंध लिखते हुए कोई परेशानी नहीं होने की। अब आपने कुछ शॉर्टली तो लिखा नहीं है, अब एट ए टाइम ही कर रहे हैं आप चीज़ जो भी कर रहे हैं कि हाँ अब मुझे ये हेडिंग लिखनी है, अब ये लिखनी है, बाई चांस वहाँ पर क्रम बिगड़ जाए तो बहुत ही गलत होता है। तो एक क्रम बनाने के लिए आप शॉर्टली फॉर्म में उसको आप रफली पेज पर बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है, किस क्रम में लिखनी है, ये सारी चीज़ें होती है, जिससे हम फिर निबंध हमारा बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं आपको बताने की, ये मेनली उद्देश्य यही है कि निबंध तो याद हो ही जाएगा जैसे भी होगा। और एक बात हो रहा है, हर किसी के डिक्टो निबंध तो याद होता नहीं है, मतलब हूबहू किताब में से देखा या नोट से दिया वही याद हो गया। कुछ आप कोशिश किया करें, जो निबंध आपको दिया गया है, निबंध की बात हो रही है किसी और टॉपिक की नहीं, ठीक है। निबंध में क्या है कि आपको जैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर निबंध दिया गया, आप अगर खाली हैं, किसी समय खाली बैठे हैं, तो एक टॉपिक मतलब महिला सशक्तिकरण पर कोई भी आप बुक है आपके पास, उससे देख लीजिएगा, थोड़े वहाँ से आपको इश्यूज़ मिलेंगे, कुछ टॉपिक मिलेंगे उसके, और फिर नोट्स में देखिएगा, नोट्स तो ऑलरेडी आपके पास रहेगा ही। तो उससे क्या होगा, जितनी वर्ड पावर आपकी ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर आपको उसमें सहजता हो जाएगी कि हाँ मेरे को नॉलेज है। भाई किसी विषय में आप कब लिखेंगे, जब आपको नॉलेज होगी तभी तो लिखेंगे। निबंध का तो मतलब ही यही है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको है उसको कंसाइज फॉर्म में लिखो। निबंध की कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने शब्द हैं इतने, वो तो कितना भी आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन दर्शाने की कोशिश यह की जाती है कि इस विषय पर इतने ही शब्दों में हम इसका व्याख्यान कर सकते हैं, ठीक है। यही क्या है, निबंध है आपका। टॉपिक के अनुसार डायग्राम या मैप आरेख बना सकते हैं, जो आप अभी कह रहे थे, टॉपिक के अनुसार आप बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक जैसे कोरोना वगैरह का है, बेरोजगारी का है, तो उसको मैप, हाँ मैप तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका ये क्वालिफाइंग पेपर है, एफर्ट वहाँ पर लगाएं जहाँ पर आपके बाकी विषय हैं, ठीक है। मैप से अगर आपका यही नंबरिंग होता तो आप इसको मैप से दर्शा सकते थे, कोरोना का कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ा, इस तरीके से आप इंडिया का मैप वगैरह बनाकर वहाँ पर दर्शा सकते थे। या कुछ आप जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रभाव से पड़ रहा है, उसको दर्शा सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर है तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे, ठीक है। मैप डायग्राम वगैरह सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी वाले ऑलरेडी बनाते हैं मैप डायग्राम, लेकिन उनका क्या है, उनका बहुत ही स्टैंडर्ड उसी लेवल का होता है। स्टैंडर्ड मतलब कि मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है, वो क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता। यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर है, और बात यह है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि प्रत्येक पैराग्राफ या प्रस्तर में लगभग समान लाइन प्रयोग की जाए। जैसे प्रस्तर पैराग्राफ को ही बोलते हैं, जैसे इस पैराग्राफ में आपने सपोज 7 लाइन प्रयोग करी, ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ में आपने 10 कर दी, तो ये कहीं ना कहीं अनुचित हो जाता है। तो 7 या 8 हो जाए, एक लाइन का तो गैप चल जाता है, 2 लाइन का, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। मान लीजिए किसी पैराग्राफ में आपने 7 लाइन प्रयोग कर दी और किसी में आपने 11 कर दी, तो ये थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कोशिश करें अगले पैराग्राफ में 8 लाइन या 7 लाइन में है उसको कवर करें, ठीक है। ये भी इसकी बेसिकली एक मूल बात होती है जब आप पैराग्राफ में निबंध लिख रहे हैं। हालांकि जब लिखते हैं तो ये बातें थोड़ी कम ही याद रह जाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इन पर अमल थोड़ा थोड़ा ज़रूर करना चाहिए। निष्कर्ष या उपसंग, हाँ, अगर विषय निबंध समसामयिक मुद्दों पर आधारित है तो कोशिश करें उससे संबंधित अगर सरकार द्वारा जो संशोधन किया गया है तो उसको ज़रूर जोड़कर लिखें। बिल्कुल, कोई भी आपका अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, जैसे जाति आपका आरक्षण पर कोई निबंध आता है तो आप उसमें 102, 103 ये सभी आर्टिकल वहाँ पर दर्शा, मतलब जो संशोधन हुए हैं
उसके माध्यम से दर्शा सकते हैं, पिछड़ा वर्ग हुआ या EWS को लेकर जो भी हुए, ठीक है। निष्कर्ष या उपसंहार जो कि निबंध के अंतिम चरण की विषय वस्तु होती है, कोशिश करें बिना हेडिंग के ही उसको अच्छे से लिखें। अब निष्कर्ष तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हेडिंग के माध्यम से, या उपसंहार, लेकिन इसको भी आप ना लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उपसंहार तो बिल्कुल ना लिखें, उपसंहार, ठीक है। निष्कर्ष लिख भी सकते हैं एक बार को लास्ट में कि क्या कंक्लूजन उसका निकलता है। निबंध में सरकार या विरोधाभास, सरकार का विरोधाभास बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप स्टेट लेवल पर आपका निबंध बूझा जा रहा है या इंडियन लेवल पर निबंध बूझा जा रहा है, तो आपको किसी भी तरीके से सरकार का विरोधाभास नहीं करना है, ठीक है। निबंध का समापन हमेशा आशावादी और सकारात्मक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप निबंध के अंतिम में चल रहे हैं और उसमें मतलब निगेटिव ही करे जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें जब निबंध का समापन हो या निबंध संपन्न होने की कगार पर हो, तो उसमें ऐसा झलकना चाहिए कि हाँ उसमें आशावादी होना चाहिए कुछ, ठीक है, सकारात्मक एक तरीके से। अब जैसे निबंध को हमने 3 खंडों में बांट लिया है अपनी सुविधा अनुसार, निबंध को हमारे 3 खंडों में बांट लिया गया है। निबंध को हमारा 3 खंडों में बांट लिया गया है। उसमें कैसे कैसे निबंध आते हैं, जैसे खंड 1 में है आपका साहित्य, सामाजिक और आपका राजनीति, खंड 1 में, ठीक है। ये कोई बूझता नहीं है। जैसे साहित्य से निबंध हमें जरूर करना है एक ना एक, और आपका सामाजिक, राजनीतिक, ये कुल मिला के एक पोर्शन होता है कि निबंध आपका साहित्य से भी आ सकता है। कल्चर मतलब जैसे आपका बिहार जुडिशरी का, तो हो सकता है कि उसकी सांस्कृतिक धरोहर से प्रश्न पूछ लें आपसे, निबंध पूछ ले, ठीक है। कुछ साइट्स आपकी यूनेस्को में भी शामिल हैं, उससे आपका निबंध पूछ ले। सामाजिक निबंध में आपके जैसे आपका महिला सशक्तिकरण हुआ, सामाजिक निबंध है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण सामाजिक है। राजनीतिक मुद्दों पर जैसे राजनीति निबंध होता है कि राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा कैसे दिया जाता है, आजकल ये भी चर्चा में है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी वगैरह। तो ये जो निबंध होते हैं, ये इस निबंध की श्रेणी में आप कह सकते हैं, यहाँ से निबंध ज़्यादा कोशिश रहती है, यहाँ से एक न एक निबंध आपको मिल जाए, ठीक है। राजनीति पर तो बहुत कम आता है निबंध, राजनीति में तो आता ही नहीं है। अगर राजनीति में आता भी है तो आप जुडिशरी के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए दल बदल पर आता है या आपका राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर आता है, राष्ट्रीय पार्टी की क्या क्या शर्तें हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। साहित्य लिटरेचर से आपका आता है या कल्चर से आपका आता है, तो वो उसके जो स्टेट है उससे ज़्यादा कोशिश करता है, ठीक है। सामाजिक में आपने देख ही लिया। इसका जो दूसरा खंड होता है उसमें आपका कृषि, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, खंड खा में जो होता है ना, कृषि, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ये टफेस्ट होता है सबसे। कृषि, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, इसमें ये तो पोर्शन आप छोड़ दीजिए। कृषि भी बहुत मतलब नॉर्मल है बूझे, लेकिन पर्यावरण ये बहुत पूछता है, जैसे जलवायु परिवर्तन है, ये चीज़ें अक्सर चर्चा में रहती हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, और मतलब इस तरीके से इन्वायरमेंट, पर्यावरण का जो है ये इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसको भी कवर करने की हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम इसको भी कवर करें, यहाँ से भी निबंध को करें, ठीक है। तीसरा जो खंड है उसमें आपदाएँ आ जाएंगी, योजनाएँ आ जाएंगी और समसामयिक मुद्दे आ जाएंगी, ठीक है। जो तीसरा खंड है उसमें आपका आपदा, योजनाएं और समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मतलब करंट से रिलेटेड, ठीक है, करंट से रिलेटेड। तो तीसरे खंड में आपको ये देखने को मिलेगा। आपदा, मान लीजिए कोई आपदा, ऐसी विकराल आपदा अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है, उस पर आ सकता है। योजनाएं, कुछ ऐसी योजना है जो बहुधा चर्चा में है, वो हो सकती है। समसामयिक मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे में आपका ये समसामयिक वाला ना करंट से ही जुड़ जाता है, मतलब जो अभी हमने देखा था करंट से, जैसे आपका चैट जीपीटी बहुत चल रहा है, चैट जीपीटी, ठीक है, ये समसामयिक मुद्दा है आपका, या और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं,
तो वे सभी करंट के मुद्दे जो होते हैं वहाँ से भी प्रश्न बनने की चांसेस रहते हैं। ज़्यादा तो आपका पर्यावरण हो गया या समसामयिक मुद्दा हो गया या लिटरेचर हो गया, यहाँ से कोशिश रहती है निबंध यहीं से बने, ठीक है, इन्हीं पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जो कल आपको एक लेख क्वेश्चन जो आता है आपका, उसके माध्यम से जो आपको प्रोवाइड कराया था, 1 मिनट टेलीग्राम में मैं देख लेता हूँ अभी। हिंदी के ऊपर आपको एक छोटा सा नोट्स था, जो आपके प्रश्न आते हैं वो हिंदी के बारे में जो आते हैं, ठीक है। आप बोल रहे थे कि हिंदी का आता है, तो मैं जानता हूँ हिंदी का आते हैं, और हिंदी के लगभग 3 से 4 पार्ट होंगे, जिसमें आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हिंदी का, फिर आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, राजभाषा से आप क्या समझते हैं। राजभाषा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या है या क्या उपबंध है। राजभाषा आप सभी जानते हैं, हमारी जो हिंदी है आर्टिकल 343 343 जो है उसमें इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। राजभाषा से मतलब क्या है, राजभाषा से मतलब यह है कि कोई भी स्टेट चाहे तो हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना सकता है, लेकिन सेंट्रल इसको राष्ट्रभाषा घोषित, मतलब राष्ट्रभाषा सेंट्रल की अगर हम बात करें तो उसमें राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद सेंट्रल को करनी पड़ेगी, स्पेशल मेजॉरिटी बहुमत आपका राज्यसभा में, लोकसभा में, और आधे आपके जो स्टेट हैं उनकी सहमति, ठीक है। तो राजभाषा बेसिकली है क्या कि राजभाषा मतलब राज्य की भाषा, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 343 में, ठीक है। इसमें जो छोटा नोट्स प्रोवाइड, मतलब इसमें जो लिखना होता है थोड़ा, आपका ये ज़्यादा मार्क्स में तो नहीं आता है, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए करना ज़रूरी है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, इसके द्वारा नियुक्त आयोगों और समितियों एवं अधिकारियों के कार्यालय तथा इसके स्वामित्व या नियंत्रण आदि या कंपनियों के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है तथा संघ के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रस्तुत होगा, परंतु संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से पहले उक्त भाषा का प्रयोग किया जाता था। इस अनुच्छेद में यह भी उपबंध किया गया कि यदि आवश्यकता हो तो संसद विधि द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग से उक्त विधि को आगे बढ़ा सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि 343 में बोला है कि राजभाषा आप क्या समझते हैं, राजभाषा के संबंध में 343 में क्या उपबंध है, तो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि कितने साल तक किसी भाषा की अवधि को सरकार बढ़ा सकती है। तो ये शॉर्ट नोट्स इस माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, और भी जो इसके पार्ट्स होंगे हिंदी के, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका निबंध के ऊपर, और एक निबंध आपको जैसा कि महिला सशक्तिकरण का निबंध आपको दिया था, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण, जब भी निबंध आप कोई सा भी निबंध करें तो कोशिश करें उसमें जो कोटेशन है आपकी, मतलब एक होता है शुरू में लिखने का, एक 2 लाइन में हो सकता है, 1 लाइन में हो सकता है, प्रभाव जो उसका पड़ता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो ये निबंध की शुरुआत में आप इस तरह की टैगलाइन वगैरह का प्रयोग करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसमें जैसे सशक्तिकरण क्या है इसको बताने की कोशिश की गई है, महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है इसको बताने की कोशिश की गई है। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि सशक्त होना, मतलब अपने आप में ही क्या होना, सशक्त होना। कोई भी है, मानव है, मनुष्य है, मेल फीमेल, अगर वो अपने आप में सशक्त है, ठीक है, तो उसको फिर किसी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होती है। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े उस सभी निर्णय स्वयं ले, मतलब सशक्त है वो निर्णय लेने में भी, हर चीज़ करने में भी। आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। तो ये आप में जैसे इसमें बीच में देखें तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पर जिक्र किया गया है।
और फिर इसमें कुछ योजनाओं को, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, महिला हेल्पलाइन हुआ, महिला शक्ति केंद्र हुआ, उज्ज्वला योजना हुई, तो इस तरीके से अब कुछ एक्ट भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं, महिलाओं से संबंधित जो एक्ट है उनका भी प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में भूमिका क्या है उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। महिला सशक्तिकरण के लाभ क्या हैं, फिर निष्कर्ष, और इस प्रकार से निबंध पूरा होता है। ठीक है, जो निष्कर्ष है वह क्या होगा। तो कुल मिला के आपको जो निबंध में ध्यान देना है, कोई सा भी निबंध हो आपका, उसको एक कोटेशन अच्छी सी देनी है, प्रभाव अच्छे से देना है, उसका शाब्दिक अर्थ निबंध का जो भी है वह कहना क्या चाह रहा है वह बताना है, और फिर उसके जो वर्तमान में हमारा चल रहा है उसके विषय में वो बताने की कोशिश करनी है। कुछ सरकार की तरफ से कुछ एक्ट हैं, योजनाएं, उनको दर्शाने की कोशिश करनी है, और सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, और फिर हम उसके धीरे धीरे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और मैं आपका इसमें बात करूं तो बिहार जुडिशरी में आपके सारी चीज़ें लगभग हमने कवर की हैं। आपके जो वॉइस की प्रॉब्लम थी, आप कमेंट करके मुझे स्पेशली बता सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक को कल को दोबारा करा दूंगा। 2 टॉपिक एक साथ करा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसमें वॉइस प्रॉब्लम ज़्यादा ही थी। ठीक है, टॉपिक तो लगभग सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, और भी बचेंगे वो भी कर लेंगे। इस वीक में सारा लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। निबंध चलते रहेंगे, रिवीजन आपका शब्दावली बचेगी, वहाँ आपकी ऑडियो मोड में चलती रहेगी, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, वर्णमाला हो चुकी है, तत्सम तद्भव हो चुके हैं, विकारी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये शब्द हो चुके हैं, अविकारी भी हो चुके हैं, हिंदी के प्रमुख चिन्ह हो चुके हैं, वाक्य के 8 प्रकार हो चुके हैं, लिंग भी हो चुका है, वचन भी हो चुका है, काल भी हो चुका है, और अब हमने जो हिंदी का टॉपिक है आपका वह भी इसमें शुरू किया है। ठीक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द भी चल रहे हैं आपके। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, और इस वीक में आपको लगेगा कि हाँ लगभग हम हिंदी का जो आपका है वह 90% कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीक तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन में, कि दोबारा से चाहे मुझे वो क्लासेस करानी पड़े जिनमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़रूर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बता सकते हैं आप। क्लास को ऑफ करते हैं, और कल भी क्लास का टाइम बता दिया जाएगा, वैसे पॉसिबिलिटी है यही टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।